हेड लाइन्स आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि कुर्बानी के जानवरों के लिए मंडियां कब लगेंगी, हतमी तारीख ना दी जा सकी। मुमकिना तौर पर आखिरी 10 दिनों में 18 मुकामात पर मंडियां लगेंगी और 15 साल से कम 50 साल से जायद उम्र वालों का दाखिला मना होगा। इसके अलावा फेस मास्क पहनना भी जरूरी होगा। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कुर्बानी के जानवरों के लिए मंडियां कब लगेंगी, हतमी तारीख नहीं दी जा सकी। मुमकिना तौर पर आखिरी 10 दिनों में 18 मुकामात पर मंडियां लगेंगी और 15 साल से कम, इसके अलावा 50 साल से जायद उम्र के लोगों का दाखिला मना होगा। फेस मास्क पहनना भी लाजिम करार दिया गया। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा कब तक मुतवक्के है कि हतमी तारीख दे दी जाएगी? अच्छा, बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर कुर्बानी के जानवरों के हवाले से लगाई जाने वाली कैटल मार्केट की, तो अभी तक इस सिलसिले में जो हतमी तारीख है वो कंफर्म नहीं हो सकी। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मंडियां लगेंगी, कब लगेंगी इस सिलसिले में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। आज भी एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा जिसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में तय किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए उनके मुताबिक मंडियां लगाई तो जाएंगी, लेकिन अभी तक जो ज़राए हैं उनके मुताबिक मुमकिन तौर पर आखिरी 10 दिन में मंडियां लगाई जाएंगी और फैसलाबाद में पहले से डबल जो है वो सेंटरों पर मंडियां लगेंगी। पिछली बार जो पॉइंट बनाए गए थे वो 9 पॉइंट थे, इस बार 18 पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। शहरों में जो म्यूनसिपल शहर है उनमें मंडियां नहीं लगाई जा रही, बल्कि उनके जो एग्जिट एंट्री पॉइंट हैं दाखिली खारजी रास्तों पर मंडियां लगाई जाएंगी। इसमें जो तहसीलें हैं फैसलाबाद की वहाँ पर मंडियां लगाई जा रही हैं। न्यामोआना मंडी है, सत्याना रोड पर लगाई जाएगी, गुलाम मोहम्मदाबाद में मंडी लगाई जाएगी। तकरीबन 18 के करीब ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मंडियां लगाने के हवाले से अभी तक जो पेशरफ्त हो चुकी है और इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सेंटरों के नाम पुट किए जाएंगे। उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी जाएगी। इसमें SOPs का भी खसूसी ख्याल रखा जाएगा और इसमें जो यहाँ पर 15 साल से कम उम्र है या जो 50 बरस से ज़ायद उम्र का शख्स है वो मंडी में दाखिल नहीं हो सकेगा। फेस मास्क पहनना लाजमी होगा, उसके बगैर जो मंडी में दाखिला है वो मना होगा। इस सिलसिले में SOPs पूरे करवाए जाएंगे। जो मंडी होगी वहाँ पर चाहे वो कैटल कंपनी के अंडर हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट या जो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया उनके अंडर जो भी मंडियाँ लगाई जाएंगी वहाँ पर SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाएगा और मुमकिन तौर पर 1 जुलहज से लेकर उनवर्ड 10 जुलहज तक मंडियाँ लगाई जा रही हैं। उससे पहले का भी फाइनल हो सकता है। अभी तक कोई भी डेट हतमी तौर पर नहीं बताई गई, लेकिन जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में ये कन्फर्मेशन हो चुकी है कि पिछली बार से डबल जो सेंटर्स हैं वो बनाए जाएंगे ताकि किसी में भी ज़्यादा रश ना हो और शहर में जो मंडियां नहीं लगाई जाएंगी बल्कि शहर से बाहर जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वहाँ पर मंडियां लगाई जाएंगी। और वाज़ेह रहे अगर मैं इस वक्त न्यामोआना मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ पर देखा जा सकता है इक्का दुक्का व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने जानवर भी लेकर आए हैं और गवर्नमेंट की जानिब से इन पर जो बड़ा जानवर है उस पर 500 रुपये फ़ीस रखी गई है, छोटा जानवर है उस पर 100 रुपये फ़ीस रखी जा रही है। लेकिन अभी जो यहाँ पर मार्केट है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी क्योंकि ये वो व्यापारी हैं जो दूर दराज से अपने जानवर लेकर आते हैं और अपनी जगह यहाँ पर तलाश करने के हवाले से आए हैं ताकि जो उन्हें जगह अच्छी सी मिल जाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि उसके बाद जब मंडी प्रॉपर लग जाती है उसके बाद जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी जगह के लिए आए हैं। कुछ जानवर भी यहाँ पर मौजूद है लेकिन अभी तक कोई भी इस मंडी को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी ये पॉइंट्स फाइनल नहीं किए गए और इसी तरह से जो कैटल कंपनी बनाई गई है शहर के अंदर ये मंडियां नहीं लगाई जाएंगी। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद के 8 बाजारों में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। घंटा घर को व्हीकल फ्री बनाने के बाद खोलने का फैसला किया गया। बाजारों से पार्किंग का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। काउंटर, फुटपाथ और रेडियां भी नहीं लगाई जाएंगी। फैसलाबाद के 8 बाजारों में स्मार्ट लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया। घंटा घर को व्हीकल फ्री बनाने के बाद खोलने का फैसला कर लिया गया और बाजारों से पार्किंग का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। इसके अलावा काउंटर, फुटपाथ और रेडियां भी नहीं लगाई जाएंगी। बाजारों से पार्किंग का मुकम्मल खात्मा करने के लिए गाड़ियां हटाई जा रही हैं, जिससे घंटाघर को व्हीकल फ्री किया गया है। रिक्शा, लोडर, मोटरसाइकिल, कार, रेडी का दाखिला बंद, जबकि 5 जगहों पर पार्किंग होगी। तजावजात पे ज़ीरो टॉलरेंस है और ये तजावीज़ हमें जो हमारी ताजिर बरादरी है उनकी तरफ से ही आई थी कि ये पार्किंग फ्री होगा, इंक्रोचमेंट फ्री होगा। तो आज फर्स्ट डे है, आलमोस्ट यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि 90% 95% हालात बेहतर है।
जो इसमें 5% जो इसमें कोई कमी कोताही है वो भी इंशाल्लाह हम शाम तक इसको क्लियर कर। इसी सिटी ने दौरा के दौरान अंदरून बाजार भी चेक किए। उन्होंने बताया कि तजावजात का खात्मा कर रहे हैं। काउंटर, थड़े और रेडियां नहीं लगेंगी। कारोबार दुकान के अंदर ही महदूद होगा। सिटी के जो है वो आउटर कॉर्डन जो है जो 8 बाजार हैं क्लॉक टावर के, हमने वो सील कर दिए हैं और इसमें जो एंट्री होगी वो उन लोगों की होगी जो यहाँ पे जेन्युइन खरीदारी करने के लिए आते हैं और हमने जो है उसमें पुलिस और सिविल डिफेंस को डिप्यूट किया है जी। शहर के 17 हॉटस्पॉट इलाकों स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसीक कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इसी हवाले से ही आपको अपडेट करें। घंटा घर 8 बाजारों को खोल दिया गया, मगर शहर के 17 हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसीक कर दी गई। मदीना टाउन के ब्लॉक्स के नाम भी स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल कर दिए गए। आपको बताएं कि घंटा घर के 8 बाजारों को SOPs के तहत खोल दिया गया, लेकिन शहर के 17 हॉटस्पॉट इलाकों में मजीद 2 हफ्तों की तौसीक कर दी गई। जिला इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत को 1 हफ्ते की बंदिश की सिफारिश की थी। झाल मार्केट, कमर्शल और रिहायशी, वारिसपुरा, गोल, इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ पर तौसीक की गई। D टाइप कॉलोनी, निसार कॉलोनी, मंडी क्वार्टर्स, इलामा इकबाल कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन में तौसी है। रजाबाद, समनाबाद, मेन बाजार का कमर्शियल एरिया, टाटा बाजार फैक्ट्री एरिया में स्मार्ट लॉकडाउन की तौसी की गई और पीपल्स कॉलोनी नंबर 1, रजा गार्डन, ईडन गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन, अल नजफ कॉलोनी में स्मार्ट लॉकडाउन में तौसी की गई है और मुस्लिम टाउन नंबर 1 B ब्लॉक में स्मार्ट लॉकडाउन मजीद 2 हफ्तों के लिए बरकरार रहेगा। जड़ावाला में लाहौर रोड, खुड़ियावाला और मार्केट मुकवाना में लगे स्मार्ट लॉकडाउन में तौसी हुई है। आपको बता रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन में तौसी कर दी गई है। घंटा घर के 8 बाजारों को खोल दिया गया है, लेकिन शहर के 17 हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तौसी कर दी गई। मदीना टाउन के ब्लॉक्स के नाम भी स्मार्ट लॉकडाउन में शामिल कर दिए गए हैं। फैसलाबाद से खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि घंटा घर के 8 बाजारों को खोल दिया गया। शहर के 17 हॉटस्पॉट इलाकों में मजीद 2 हफ्तों की तौसी कर दी गई। जिला इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत को 1 हफ्ते की बंदिश की सिफारिश की थी और झाल मार्केट, कमर्शियल और रिहायशी, वारिसपुरा, गोल में स्मार्ट लॉकडाउन में तौसी कर दी गई। इस हवाले से बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा मजीद किन किन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तौसी की गई है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 8 बाजार तो खोल दिए गए हैं जो सबसे रशी एरिया है, लेकिन इसके अलावा 17 हॉटस्पॉट ऐसे हैं, मजबूरी तौर पर 19 इलाके बनते हैं जिनको हुकूमत की जानिब से अभी भी बंद किया गया है। 3 इलाकों में मजीद तौसीक की गई है, जिनमें फैसलाबाद मदीना टाउन के 2 ब्लॉक्स हैं और अमीन आबाद का इलाका जो है अब लॉकडाउन में शामिल किया गया है। इससे पहले ये इलाका लॉकडाउन में शामिल नहीं था। हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं इलामा इकबाल कॉलोनी में, जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 2 हफ्ते मजीद बाजार बंद रहेंगे। नवीद साहब, बताइएगा मजीद लॉकडाउन है, किस तरह मामला चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मार्केट का अंजुमन ताजरान का सदर भी हूँ और हमारा जो ये मार्केट है ये मल्ले का है। इधर के जितने भी दुकानदार हैं वो तो रोज़ के रोज़ कमाते हैं और उसी के सिर के ऊपर अपना घर का खर्चा चलाते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से 2-3 महीने से काम तो पहले भी नहीं था और ना है। अगर ये 15 दिन इन्होंने गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था तो चलो अवाम ने और ताजर ने सारे ने उनके साथ तावन करके चलो जी कि इस वबा से हमारी जान छुट जाए, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जो रश है वो उधर है अपना शहर में है या कहीं और है। इन्होंने शहर खोल दिया और महल्ले की दुकानें बंद की है, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, 8 बाजार जो हैं वो खुले हुए हैं। ये बताइएगा क्या कारोबार करते हैं इस वक्त और सूरत हाल क्या है? मार्केटों में मजीद बंदिश की तौसीक की गई है। ये हमारा इलाका रहायशी इलाका है, इलामा इकबाल कॉलोनी का, और मेन रोड की तमाम दुकानें बंद हैं, 2.5-3 माह से बंद हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, जो शहर में 8 बाजार हैं, यहाँ रश होता है, उनको खोल दिया गवर्नमेंट ने। हमें तो समझ नहीं आ रही कि इनको कौन मशवरे देता है और क्या करते हैं। और जो गरीब दुकानदार रोज कमाकर खाने वाले हैं उनकी दुकानें अभी तक सील भी कर दी हैं और बंद हैं, वो बैठे हुए हैं। और इन इलाकों में तो इतना रश भी नहीं होता। समनाबाद, D टैप, वारिसपुरा, ये गरीब इलाके और महल्ले और रहायशी इलाके हैं, इनको क्यों नहीं इन्होंने खोला? 2.5-3 माह से दुकानदार रोजगार से तंग हो गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पर दुकानें तो बंद करवा दी गई हैं लेकिन इलाका सील नज़र नहीं आ रहा। ये बताया जा रहा था कि ये इलाके सील किए जाएंगे, लेकिन कोई महकमा माल का अमला मौजूद नहीं है, सिविल डिफेंस मौजूद नहीं है, पुलिस मौजूद नहीं है।
तो इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया सिर्फ दुकानदारों को तंग करती है और कुछ नहीं कर रही। हमारा 20,000 रुपये किराया दुकान का, 32,000 रुपये मुलाजमीन की तनख्वाह है, किधर से देंगे हम? 3 महीने हो गए, हम तो पिस गए ना महंगाई में। घर का खर्चा कैसे चलाएंगे हम? ये गौर। बिल्कुल ये सूरत हाल है फैसलाबाद की, क्योंकि फैसलाबाद के 8 बाजार तो खोले गए हैं, लेकिन जो छोटी मार्केट्स हैं वहाँ उनको नहीं खोला गया और जुज़वी तौर पर अब वहाँ पर लॉकडाउन है। रिहायशी इलाकों में भी लॉकडाउन का कहा गया था, लेकिन रिहायशी इलाके मुकम्मल तौर पर इस वक्त खुले हुए हैं। ना तो महकमा माल का अमला कहीं पर नज़र आ रहा है, ना महकमा पुलिस यहाँ पर नज़र आ रही है, ना ही सिविल डिफेंस के कोई एहलकार हैं। तो नज़र ये आ रहा है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए इन बाज़ारों को खोला गया है और दुकानों को बदौर बाजू की ताजिर बिरादरी खासी परेशान है। अब्दुल रहमान और रमजान मिर्जा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और अब रुख करेंगे तांदलियावाला का। तांदलियावाला में सिलेक्टेड मार्केट से स्मार्ट लॉकडाउन को हटा दिया गया। इंतजामिया और अंजुमन ताजरान की मुशावरत से कुछ बाजारों को खोला गया। इस पर बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, बताइएगा किन बाजारों को खोला गया? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और ज़िलाई इंतजामिया की हदायत पर अंजुमन ताजरान तांदलेवाला और असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला की मशावरत से जो है वो तांदलेवाला में सिलेक्टेड लॉकडाउन जो है वो ओपन कर दिया गया है। इसी हवाले से आज जो है वो अंजुमन ताजरान के सदर मकसूद अहमद भट्ट ने जो है वो सिलेक्टेड लॉकडाउन के इलाकों का विजिट किया और यहाँ पर जो SOPs हैं उनको चेक किया। इसी हवाले से मेरे साथ सदर अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि लॉकडाउन ओपन कर दिया गया है तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, ये हमने AC साहब से मीटिंग की थी, उनसे गुजारिश की थी कि ये दुकानदार हैं वो SOPs का ख्याल रखेंगे और हुकूमती SOPs जो दिए गए हैं उनके मुताबिक चलेंगे। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब SOPs का ख्याल कर रहे हैं। हम ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करेंगे कि अगर ये लोग SOPs का ख्याल करें तो हम इसके साथ तावन करेंगे। अगर कोई बंदा, कोई दुकानदार, कोई कस्टमर SOPs का ख्याल नहीं करता तो हम उसकी दुकान भी सील कराएंगे, कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उसको कोई सौदा सरफ सामान नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जो है वो जो दुकानदार SOPs पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ जो है वो सदर अंजुमन ताजरान का कहना है कि मिलकर जो है इंतजामिया के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल, आपने हमें अपडेट किया। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि SOPs के तहत कारोबार की इजाजत दी जाए। खुड़ियांवाला में दुकानदारों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर का घेराव कर लिया। कहा, हमारी बस हो चुकी और अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोरोना से नहीं, फाकों से मर जाएंगे। ताजिर बिरादरी फाका कशी के बायस खुदकुशियों पर मजबूर हो चुकी और पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद है। SHO की ताजिर बिरादरी को मुज़ाकरात की यकीन दहानी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि SOPs के तहत कारोबार की इजाजत दी जाए। खुड़ियांवाला में दुकानदारों का एहतजाज के मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। ताजिर बिरादरी खुड़ियांवाला में खासी परेशान है। उन्होंने कहा कि हमारी दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाए। मुजाहिरीन ने म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर का घेराव कर लिया और ताजिर बिरादरी का कहना था कि हमारी बस हो चुकी, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब खबर शामिल करेंगे चनेयोट से। चनेयोट में ट्रेनों की बंदी से जहां मुसाफिरों को जिल्लत का सामना, वहीं पर फर्नीचर इंडस्ट्री खसारे में पड़ने लगी। दिन भर में एक ट्रेन गुजरती है लेकिन स्टॉप ना होने से फर्नीचर की सप्लाई ठप होकर रह गई। दूसरे शहरों से आने वाले फर्नीचर के ऑर्डर बर वक्त ना पहुंचाने पर ताजिर बिरादरी शदीद परेशान है। आपको बताएं कि चनेयोट में ट्रेन की बंदिश से जहां आम मुसाफिर परेशानी का शिकार है, वहीं पर फर्नीचर इंडस्ट्री भी खसारे में जाने लगी। इसी हवाले से बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में ट्रेनों की बंदिश जहां मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन चुकी है, वहीं कारोबारी मराकज़ बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। चनियोट जो कि फर्नीचर साजी से और फर्नीचर इंडस्ट्री से जो है वो मुंसलिक है और यहाँ पर हज़ारों मजदूरों का रोजगार दूसरे शहरों से जुड़ा है और चनियोट का फर्नीचर जो है वो कराची, हैदराबाद और दूसरे बड़े शहरों में जाता था, लेकिन ट्रेनों की बंदिश के बायस जो है वो तमाम तर सामान की तरसील नहीं हो रही, जिसके बायस देखा जा रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस बात से सदर फर्नीचर एसोसिएशन दानिश नईम फकरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, ट्रेनों की बंदिश है और फर्नीचर जो है वो सप्लाई उसकी बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहा है, तो क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो ये चीज़ सोच के हैरान हैं कि ये
ایوان اقتدار کی راہداریوں کے عارضی مکین یہ سیاسی خانہ بدوش لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کیا فیصلے کیے کر رہے ہیں؟ جو عوام کے لیے سستی ترین اور آسان ترین سہولیات ہیں وہ بھی دینے سے قاصر ہیں. بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ عوام کو کوئی سہولت نہیں دینی. مطلب یہ ہے کہ ٹرین ایک آسان اور سستا ذریعہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا. ہم انتہائی مہنگے داموں اپنے یہ کنٹینر اور مزدہ وغیرہ میں اپنا سامان بھیجنے میں مجبور ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ فل فور یہ ٹرینوں کی بندش ہے یہ ختم کی جائے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے. ہمارے ٹرینوں کی بندش کو ختم کیا جائے. عبدالقدیر آپ کا شکریہ. اور اب خبر شامل کریں گے جھنگ سے. جھنگ کے علاقے کھوکھرا چک میں سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے بنے ڈسپوزل ورکس کی 2 موٹریں جل گئیں. ڈسپوزل ورکس بند ہونے سے پانی کی نکاسی کا عمل متاثر ہونے لگا. گلی محلوں میں جمع پانی سے تنگ آئے شہریوں نے احتجاج کی کال دے دی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جھنگ کے علاقے کھوکھرا چک میں سیوریج کی پانی کی نکاسی کے لیے بنے ڈسپوزل ورکس کی 2 موٹریں جل گئیں. اس کی تفصیلات بتائیں گے مبشر حسن نقوی. جی بالکل، جھنگ میں سیوری مسائل عوام کے لیے وبال جان بن چکے ہیں. سیٹلائٹ ٹاؤن کا شمار شہر کے پوش علاقوں میں ہوتا ہے اور اس پانی کی یہاں پر پانی کی نکاسی کے لیے جو موٹریں لگائی گئی تھیں وہ موٹریں جو ہے وہ گزشتہ 10 دنوں سے خراب پڑی ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی گلیوں اور محلوں میں بھی سیوریج کا گندا پانی جمع ہوتا چلا جا رہا ہے جس سے مقامی افراد خاصے مشکلات کا شکار ہے. کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بات بھی کرتے ہیں جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ ابھی کتنی موٹریں کب سے خراب پڑی ہیں؟ اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ سٹرم کے رہائشیوں کو کیا پریشانی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ 1 ہفتہ پہلے سے 3 موٹریں اس میں لگی ہوئی ہیں اس ڈسپوزل میں اور یہ 3 موٹریں تینوں خراب تھیں. جب ہم نے ڈی سی صاحب کو اور جو ہے نا سی او صاحب کے سامنے احتجاج کی کال کی بار بار ان کو اپلیکیشنیں دی تب جا کے 1 موٹر انہوں نے کل ٹھیک کی ہے. ابھی تک 2 موٹریں خراب پڑی ہیں اور تقریباً پورے جھنگ شہر کا جو گندا پانی ہے جو وہ ڈسپوزل وہ ادھر ہی آ کے گرتا ہے. اب بدقسمتی یہ کہ جب سے یہ موٹریں بند پڑی ہیں پیچھے ہمارے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے اور جو شہر ہے وہ ڈوب چکا ہے. جبکہ ہمارے ڈی سی صاحب کو اس کی کوئی بالکل پرواہ نہیں ہے. ہمارے سی او صاحب اس کو بالکل پرواہ نہیں ہے. ہمارے ایم پی ایم این اے صاحب کو بالکل پرواہ نہیں ہے. انہوں نے بالکل فنڈنگ بھی اس پر کوئی نہیں ابھی تک لے کر نہیں آئے کہ جو اس پہ ہمارے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا. مبشر حسن نقوی آپ کا شکریہ. بحران کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں. چنیوت میں اوپن مارکیٹ میں آٹا نایاب ہونے کے بعد یوٹیلیٹی سٹوروں سے بھی غائب ہو گیا. سٹور کارپوریشن ضلع کی اکلوتی فلور مل کی 1 کروڑ سے زائد کی نادہندہ نکلی. فلور ملز نے یوٹیلیٹی سٹورز کو سبسڈائز ریٹ پہ آٹے کی فراہمی کو بند کر دیا. شہری کہتے ہیں گزشتہ ہفتے سے ہی آٹا یوٹیلیٹی سٹورز پہ دستیاب نہیں. اوپن مارکیٹ سے شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہو چکے. آپ کو بتائیں کہ چنیوت میں اوپن مارکیٹ میں آٹا نایاب ہونے کے بعد یوٹیلیٹی سٹور سے بھی غائب ہو گیا اور سٹور کارپوریشن ضلع کی اکلوتی فلور مل کی 1 کروڑ سے زائد کی نادہندہ نکلی. اس پر تفصیلات بتا رہے ہیں بابر منیر. بالکل جی، اوپن مارکیٹ میں آٹا نایاب ہونے کے بعد جو ہے وہ غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی سٹوروں سے بھی آٹا جو ہے وہ گزشتہ 1 ہفتے سے غائب دکھائی دے رہا ہے. اور اس سلسلے میں سٹورز رائے کے مطابق چنیوٹ کی جو اکلوتی فلور مل ہے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نے 1 کروڑ سے زائد کے انہیں واجبات جو ہے وہ جمع کروانے ہیں. پیسے کلیئر کروانے کے بعد انہیں آٹا کی سپلائی جو ہے وہ جاری ہونی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آٹا کی سپلائی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے. جو سبسڈائز ریٹ پر یوٹیلیٹی سٹوروں پر جو 800 روپے فی تھیلا جو ہے وہ 20 کلو گرام کا پہنچایا جا رہا تھا وہ تھیلا جو ہے وہ نہیں پہنچائے جا رہے. آٹا کی سپلائی بند کر دی گئی ہے. اوپن مارکیٹ میں پہلے ریٹ جو ہے وہ بڑھے ہیں اور پھر آٹا نایاب ہو گیا ہے. شہری مہنگے داموں اوپن مارکیٹ سے آٹا جو ہے وہ خریدنے پر مجبور ہیں. خریدار ہیں جو یوٹیلیٹی سٹور پر آئے ہیں اور یہاں پر آٹا دستیاب نہیں ہے ان سے بات کرتے ہیں. محترم کیا کہیں گے، سٹور سے آٹا ملا ہے؟ نہیں جی، ہم نے تقریباً 5 دن ہو گئے ہیں. 5 دن سے ہم جی ذلیل ہو رہے ہیں. سٹور کے باہر چکر لگا رہے ہیں. جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ابھی آٹا آیا نہیں جی، تو ابھی ہم نے جمع کروا دیا ہے، ابھی آٹا تھوڑی دیر تک آ جائے گا. پھر دوبارہ چکر لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب جو سبسڈی ملی تھی وہ ختم ہو گئی ہے رمضان شریف کی، اس کے بعد جی آٹا آ ہی نہیں رہا یہاں پہ. تو باہر سے ہم اتنے مہنگے داموں آٹا ہم نے لیا ہے تو باہر سے بھی اتنا نایاب ہو گیا ہے کہ آٹا مل ہی نہیں رہا. باہر سے بھی 1150 روپے کا 20 کلو کا تھیلا جو ہے 1180 1150 جہاں ان کا دل کرتا ہے وہ وہاں بیچتے ہیں باہر جو ہے اوپن مارکیٹ میں. تو ہم تو بہت پریشان ہیں. ہماری تو یہ گزارش ہے حکومت سے کہ مہربانی کریں جی اس آٹے کا بحران جو ہے اس پہ جو ہے نا قابو پائیں کسی طریقہ سے. آٹے کے بحران پر قابو پایا جائے. بابر منیر آپ کا شکریہ. دوسری جانب امین پور بنگلہ میں کسان بورڈ فیصل آباد ڈویژن کی طرف سے اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں نائب صدر کسان بورڈ پنجاب رانا عبدالغفور، صدر فیصل آباد ڈویژن رانا حارث بلال، رہنما رانا محمد خان، سید نور الحسن شاہ اور دیگر نے شرکت کی. اجلاس کا احوال بتائیں گے فخر دیوان. بالکل، کسان بورڈ فیصل آباد ڈویژن کی طرف سے امین پور بنگلہ میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا. اجلاس میں کسان بورڈ کے نائب صدر
رانا عبدل غفور اور اس کے علاوہ فیصل آباد ڈویژن کے صدر رانا حارث بلال اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ کسان بورڈ کے جتنے بھی رہنما ہیں انہوں نے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، ریلی نکالی گئی ہے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بینر اٹھائے ہوئے ہیں جن پر نعرے درج ہیں کہ کسان دشمن بجٹ نامنظور۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسان بورڈ پنجاب کے نائب صدر رانا عبدل غفور، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، ہم یہ جو بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا ہے، جو بنایا ہے، تمام جو کسان ہیں بھرپور اس کا احتجاج کرتے ہیں۔ یہ نام نہاد جو سبسڈی دے رہے ہیں، جو جس کا نہ فرٹیلائزر پہ ملی ہے نہ سیڈ پہ ملی ہے، اب جو انہوں نے بجٹ اناؤنس کیا ہے مزدوروں کے لیے، جو مزدور پتہ نہیں کون سا مزدور ہے اس کے لیے 200 ارب روپیہ، اور کسان کے لیے جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے لیے 0۔ 10 ارب روپیہ رکھا ہے وہ بھی ٹڈی دل کے لیے، جو ہماری فصلوں کو، جو اس ملک کی فصلوں کو یہ حکومت کے اعلیٰ عوام بیٹھے جو ٹڈی دل کی طرح بیٹھ کے اس کو کھا گئے۔ خدارا اس ملک کو بچاؤ، کسان کو بچاؤ، یہ کسان مر رہا ہے۔ کسان سے مشورہ کیا جائے کہ کون کون سی صورتیں ہیں، کس چیز میں اس کو ہونا چاہیے۔ نام نہاد جو مشاورت کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں، خدارا ان کو ختم کرو، کسانوں سے پوچھو، کسانوں کی جو مشکلات ہیں وہ دور کی جائے۔ جی بالکل، نائب صدر کسان بورڈ پنجاب رانا عبدل غفور کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کسانوں کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ فخر دیوان، آپ کا بہت شکریہ۔ اور توبہ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1112 کی تیاریاں مکمل۔ ہیڈ سندھائی کے مقام پر 6 ریسکیو کشتیاں اور دیگر ضروری آلات کے ساتھ فرضی مشقوں کا اہتمام کیا گیا۔ فرضی مشق میں 60 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں فراز منیر نے مونسون بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نبردست نہ ہونے کے لیے ریسکیو 1112 کا عملہ ہر دم تیار ہے۔ آپ کو بتائیں کہ توبہ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1112 کی تیاریاں مکمل۔ ہیڈ سندھائی کے مقام پر 6 ریسکیو کشتیاں اور دیگر ضروری آلات کے ساتھ فرضی مشقوں کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح چنوٹ میں مونسون سیزن انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ڈی سی آفس میں فلڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر محمد ریاض کا فلڈ کنٹرول روم کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا اور اس دورے کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے فصیح اللہ۔ جی بالکل، مونسون سیزن کے پیش نظر محکمہ موسمیات کی جانب سے زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر سال کے جولائی، اگست اور ستمبر کے ماہ میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہوتی دکھائی دیتی ہے، جس سے ممکنہ طور پر سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اسی تمام تناظر کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے اور آج ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آفس میں فلڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض کی جانب سے خود بھی فلڈ کنٹرول روم کا دورہ کیا گیا ہے۔ وہاں پر تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور یہی تلقین کی گئی ہے کہ تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جائے اور گہری نگاہ رکھی جائے کہ پانی کی سطح کس حد تک بلند ہوئی ہے۔ اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ابھی کی بات کی جائے تو ابھی پانی کی جو سطح ہے وہ 20,000 کیوسک سے کم دکھائی دیتی ہے اور ممکنہ طور پر ابھی کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے سے ہی بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے تو یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جب زیادہ بارشیں ہوں گی تو پانی کی سطح بلند ہوتی دکھائی دے گی، جس سے ممکنہ طور پر سیلابی صورتحال پیدا ہوگی اور اسی کے پیش نظر تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ فصیح اللہ، آپ کا شکریہ۔ بیک بلیٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں۔ آپ کو بتائیں کہ غیر متوقع بارشوں کا خوف اور کپاس کا ٹارگٹ 70% پورا کیا جا سکا۔ اوپر سے سفید مکھی اور گلابی سنڈی نے ٹارگٹ بنا لیا۔ کسان پریشان، سب سے اہم فصل کو کیسے محفوظ بنایا جائے۔ پچھلے برس بھی ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے کپاس کی درآمد کرنا پڑی تھی۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبد الرحمان سے۔ اچھا بالکل، بات کی جائے اگر یہاں پر محکمے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس بار مونسون کی بارشیں 10% زائد ہو سکتی ہیں، جس وجہ سے پہلے ہی جو کسانوں کا خوف لاحق رہا، ٹارگٹ مکمل نہ ہو سکا، تو اس کے بعد سفید مکھی ہے یا گلابی سنڈی، ان کے حملے بھی یہاں پر پرتو رہے ہیں، تو کسانوں کے لیے اب یہ دوہری پریشانی بنی ہوئی ہے۔ ایک تو انہوں نے بارشوں سے اپنی فصل کو بچانا، پھر سفید مکھی سے، گلابی سنڈی سے بچانا، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار وضع کیے جا رہے ہیں، محکمے کی جانب سے کیا پالیسی بنائی گئی ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت موجود ہے۔ کل صاحب بتائیے گا، کسانوں کے لیے دورہ تیرا خوف ہے، سفید مکھی کا، گلابی سنڈی کا، بارشوں کا، کیسے بچائے گا اپنی فصل کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شکر گزار ہوں سٹی 41 کا، یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں محکمہ زراعت کا ساتھ دیتے ہیں۔
तो हालिया बारिशें जैसा कि मुतवक्के हैं, प्री मानसून बारिशें भी हो रही हैं, मानसून में भी 10% बारिशों का ज़्यादा अमकान है। इसमें हमारी जो काश्तकारों को 15 रोज़ा रहनुमाई है, हम उनको मुहैया कर रहे हैं और क्रॉप की सूरत हाल के बारे में उनको आगाह कर रहे हैं। और काश्तकारों से हमारी अपील है कि वो अपना जो मौसम की पेशीन गोई है उसको मद्देनज़र रख के स्प्रे, अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो चूँकि नाजुक पौधा है कपास का, तो अगर 48 घंटे पानी खड़ा रह जाए तो ये पौधा सूख जाता है। तो काश्तकारों से अपील है कि वो पानी जो है वो निजी जगह को निकाल दें, खालों में निकाल दें अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं। और दूसरा ये है कि वो जो है जहरपाशी जो है वो इसके मौसम की पेशीन गोई को देखते हुए करें। बाकी जहाँ तक सफ़ेद मक्खी का तल्लक है और गुलाबी सुंडी का तल्लक है, चूँकि अब हवा में जो है ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, नमी का तनासब बढ़ रहा है, तो इसमें जेसड़ के ज़्यादा अमकानात हैं। तो काश्तकारों को जेसड़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और दूसरे कीड़ों की भी पेस्ट कोटिंग हफ्ता में 2 बार करनी चाहिए। काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। महकमा खुराक गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने में नाकाम हो गया। फैसलाबाद में 15 लाख बोरी की बजाय सिर्फ 7,71,000 बोरियां ही खरीदी जा सकी। इस पर बात करेंगे रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान, बताइएगा ओवरऑल कितना फीसद हदफ जो है वो पूरा किया जा सका? जी बिल्कुल, गंदम खरीदारी मुहिम जो है वो गुज़िश्ता माह मुकम्मल हुई, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि फैसलाबाद डिवीज़न भर में 100% टारगेट हासिल करना एक ख्वाब ही रहा। सबसे मुश्किल सूरत हाल और जो मखदूश सूरत हाल है वो ज़िला फैसलाबाद की रही है, जिसमें 52% का टारगेट भी हासिल नहीं किया जा सका। हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि डिवीज़न भर में फैसलाबाद समेत दीगर 3 अजला में लाखों बोरियां खरीदी जाएंगी, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि फैसलाबाद में 48% टारगेट हासिल नहीं किया जा सका। और महकमे को इस हवाले से ये तंबीह थी कि तकरीबन 15 लाख बोरियां जो हैं इस मुहिम के तहत ख़रीदी जाएं, लेकिन फैसलाबाद में सिर्फ 7,71,000 के लगभग बोरियां ख़रीदी गई हैं और बाकी मुहिम जो थी वो इसी तरह मुकम्मल तौर पर इस तरह की सूरत हाल नज़र आई कि कोई भी काश्तकार जो था वो फैसलाबाद इंतज़ामिया को गंदम देने के लिए तैयार ना नज़र आया। फैसलाबाद की दीगर जो तहसीलें हैं जिनमें चक झुमरा है, इसके साथ साथ जड़ावाला, तांदल्यावाला और समुंदरी, वहाँ पर भी काश्तकारों की जानिब से गंदम सरकारी निर्खों पर सरकार को नहीं दी गई। इससे अगर गुज़िश्ता मुहिमों की बात की जाए तो काश्तकारों की जानिब से लाइनों में खड़े होकर बारदाना लिया जाता रहा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जो हुकूमत की जानिब से रेट निकाला गया, ओपन मार्केट उससे तेज़ थी, जिस वजह से इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता सालों का भी स्टॉक जो है वो महकमा के पास बड़ी तादाद में मौजूद नहीं, जिसके बाद फूड सिक्योरिटी एक रिस्क बन रही है। और रमज़ान मिर्ज़ा, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की जानिब से सूद में इजाफे के खिलाफ मजदूर खवातीन ने जिला कौंसल चौक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। खवातीन कहती हैं कि छोटे कर्जों पर सूद का बढ़ाना काबिल मजम्मत है। एहतजाज के हवाले से अपडेट करेंगे शहराज भट्ट। फैसलाबाद के डीसी ऑफिस के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर लेबर कौमी मूवमेंट और मजदूर खवातीन ने एहतजाज किया। एहतजाज के बाद यहां पर धरना दिए बैठी हैं और उनका मुतालबा ये है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जो कि कर्जे देती हैं, कर्ज़ों के ऊपर जो सूद लिए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से गरीब तबका जो है वो पिस कर रह गया है और वो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से मजदूर जो है वो कर्जे को वापस लौटा नहीं सकता। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को चाहिए कि वो ऐसे तबके को जो है वो रिलीफ फराहम करे, बजाय उनके ऊपर मजीद कर्जों का और इंटरेस्ट का और सूद का जो है बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि आज ये मजदूर खवातीन जो है जिन्होंने कर्जे ले रखे हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज से, वो यहाँ पर एहतजाजी धरना दिए बैठी हैं। मेरे कैमरामैन शाहजेब अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त डीसी ऑफिस के गेट के बाहर उन्होंने बिल्कुल इस गेट को जो है वो घेरे रखा हुआ है। यहाँ पर लतीफ़ अंसारी जो कि मरकज़ी सदर है लेबर कौमी मूवमेंट जो कि मजदूरों की नुमाइंदा जमात है, वो भी मौजूद हैं। वो तमाम खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जो कि मजदूर खवातीन हैं जो कि भट्टों के ऊपर काम करती हैं, जिन्होंने कर्जे ले रखे हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी से और अब वो कर्जे वापस अदा ना करने की वजह से जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनका मौक़िफ़ ये है कि इंटरेस्ट जब हमने कर्जे लिए थे तब कुछ और था, अब इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया, जो सूद बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से हमें शदीद परेशानी का सामना है और हमारे ऊपर माशी बोझ बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि अभी इस वक्त जो है वो यहाँ पर खवातीन धरना दिए बैठी हैं और
خواتین کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں, جو لیبر قومی موومنٹ کے مرکزی صدر لطیف انصاری ہیں, وہ اندر مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کے بعد کیا فیصلہ کیا جاتا ہے اور کیا مذاکرات بھی متوقع ہے. شراز بٹ آپ کا شکریہ. تھانہ غلام محمد آباد علاقے میں پرانی دشمنی پر 2 گروہوں میں فائرنگ کا معاملہ. فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا اور فائرنگ کا واقعہ ڈیرہ سائیں قبرستان کے قریب پیش آیا. فائرنگ کی زرد میں آ کر زخمی ہونے والے 30 سالہ رشید مسیح کو الائڈ اسپتال منتقل کر دیا. فائرنگ کرنے والے ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. آپ کو بتائیں کہ تھانہ غلام محمد آباد علاقے میں پرانی دشمنی پر 2 گروپس میں فائرنگ کا معاملہ. فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا. فائرنگ کا واقعہ ڈیرہ سائیں قبرستان کے قریب پیش آیا اور فائرنگ کی زرد میں آ کے زخمی ہونے والے 30 سالہ رشید مسیح کو الائڈ اسپتال منتقل کیا گیا. اور اب رخ کریں گے جھنگ کا. جھنگ میں محکمہ زراعت پلانٹ پروٹیکشن کی جانب سے جعلی ادویات کے خلاف کارروائی. تھانہ صدر کے علاقے بیلا بنگش میں کارروائی کے دوران 7 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جعلی زرعی ادویات پکڑی گئیں. محکمے کی درخواست پر پولیس نے ملزم یاسین کو گرفتار کر لیا. اور اس کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے اویس خان. بالکل جھنگ میں ایڈیشنل سیکرٹری زراعت رانا علی ارشد کی ہدایت پر محکمہ زراعت پلانٹ پروٹیکشن کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے. جھنگ کے نوائی علاقے بیلا بنگش میں کارروائی کے دوران جو ہے 7.5 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جعلی زرعی ادویات کو برآمد کیا گیا. ایک ملزم کو بھی گرفتار کر کے پلانٹ پروٹیکشن کی جانب سے ملزم کے خلاف استغاثہ جمع کروا دیا گیا ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن جو ہے رائے محمد اکبر موجود ہیں, سے بات کریں گے. سر بتائے گا, کارروائی کی گئی ہے, بڑی کارروائی ہے, ادویات زرعی ادویات کا قبضے میں لے گئی, کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیسی کارروائی جائے؟ جی میں نے یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب محکمہ زراعت خاص طور پہ جناب سیکرٹری زراعت واصف خورشید صاحب اور ایڈیشنل سیکرٹری رانا علی ارشد صاحب اور جو ہمارے محکمہ زراعت پلانٹ پروٹیکشن کے ڈی جی صاحب انجم بٹر علی صاحب کی ہدایات پر ہم نے ایک اینٹی ایڈلٹریشن پنجاب لیول پہ کمپین چل رہی ہے. اس کے مطابق ہم نے ایک رس بلا میں وہ ریڈ کیا ہے اور اس میں ہم نے تقریباً 7.5 لاکھ کی دوائی اور موقع پہ جو ملزم تھا اسے گرفتار کروایا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ زمیندار تک جو 1 لیٹر بھی ہے وہ غلط نہ پہنچے, تاکہ جو ہماری فصلوں کو نقصان ہو رہا ہے اور پیداوار کم ہو رہی ہے اور فصلوں کا ایریا کم ہو رہا ہے, تاکہ وہ زیادہ انکریز ہو اور اچھی اور معیاری دوائی زمیندار تک پہنچے. اور اس میں جو بھی اس ڈسٹرکٹ میں گھنونے جرم میں اس میں ملوث ہوگا اس کے خلاف خصوصی طور پہ کارروائی کی جائے گی اور اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہی ہمارا سیکرٹری اور صاحب کا محکمہ زراعت کا ویژن ہے کہ زمیندار تک 1 لیٹر بھی غلط نہ پہنچے. کہنے کے جو ہے محکمہ زراعت کے ویژن کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے جو ہے کاشتکاروں تک جو ہے جعلی ادویات کی فراہمی کو روک تھام کی جا رہی ہے. اس حوالے سے ضلع بھر میں کارروائیوں کا عمل جاری ہے اور اسی کارروائی کی ایک کڑی کے اندر جو ہے آج 7.5 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی زرعی جعلی ادویات کو برآمد کیا. ضلع بھر میں کارروائیوں کا عمل اسی طرح جاری رہے گا. اویس خان آپ کا بہت شکریہ. آپ کو کورونا کے حوالے سے اپڈیٹ کریں. فیصل آباد میں کورونا وائرس کے حملے جاری. 24 گھنٹے کے دوران 161 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی, جس سے ضلع بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 4,939 ہو گئی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں کورونا وائرس کے حملے جاری ہیں اور 24 گھنٹے کے دوران 161 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی اور جس سے ضلع بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 4,939 ہو گئی. اور فیصل آباد میں ایکٹمبرا انجیکشن کے بعد مارکیٹ سے ریڈیمیسور انجیکشن بھی نایاب ہو گیا. کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے لواحقین کو مشکلات کا سامنا اور انجیکشن نہیں مل رہا. اسی پر بات کریں گے عزادار حسین سے. عزادار, اس متعلق بتائیے گا. جی بالکل, حکومت پنجاب کی ہدایت پر جنرل اسپتال غلام محمد آباد کو کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کیا گیا تھا اور ایسے میں یہاں پہ 250 بیڈ جو تھے وہ کورونا وائرس کے لیے مختص کیے گئے تھے اور یہاں پہ کورونا وائرس کے مریضوں کو منتقل کر کے علاج کی سہولیات فراہم کی جانی تھی. اور ایسے میں یہاں پہ زیر علاج مریضوں کو جو ہے ڈاکٹروں کی جانب سے ریمڈیسیور انجیکشن جو ہے وہ تجویز کر کے دیا جا رہا ہے, جو کہ فیصل آباد کے میڈیکل سٹوروں, فارمیسیوں اور جو میڈیسن مارکیٹ ہے یہاں سے نیاب ہے. اور ایسے میں جو مریضوں کے لواحقین ہیں انہیں لاہور سے جا کر یہ جو انجیکشن ہے وہ لے کر آنا پڑا ہے اور خاصی مہنگا ہونے کے سبب مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے. جبکہ جنرل اسپتال غلام محمد آباد میں تعینات ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اس انجیکشن سے جو وائرس ہے یہ آگے نہیں بڑھتا, جہاں پہ ہوتا ہے وہیں پہ کنٹرول جو ہے وائرس وہ کیا جا سکتا ہے اگر یہ جو ہے بر وقت انجیکشن مریض کو لگا دیا جائے.
फैसला बाद में क्यों नायाब है? हमारे साथ डिप्टी ड्रग कंट्रोलर खालिद खालसा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इंजेक्शन रेमडेसिविर आप बता रहे हैं, ये क्योंकि पाकिस्तान में तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग पहले ऑलरेडी थी नहीं, तो अब ड्रैब ने कंपनीज़ को लाइसेंस इशू किया है जो इस मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और इनको अभी तक तो इसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। तो अब इंशाल्लाह इसकी जो अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है, एक्सपोर्ट भी इसकी शुरू हो चुकी है, तो फर्दर इंशाल्लाह ये जल्द अवेलेबिलिटी इसकी हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, जल्द इसकी जो फराहमी है वो मरीज। अज़ादार हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अपडेट आपसे शेयर करते चलें। वफाकी हुकूमत की जानिब से बैनुल सूबाई वज़रा तालीम इजलास को मुलतवी कर दिया गया। बैनुल सूबाई वज़रा तालीम इजलास कल मुनक्किद किया जाना था। इजलास के लिए जारी की गई इजलास में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को खोले जाने पर फैसला मुतवक्के। हुकूमत की जानिब से SOPs बारे आरा इकट्ठी की जा चुकी। आपको तालीम के मैदान से अपडेट कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से बैनुल सूबाई वज़रा तालीम इजलास को मुलतवी कर दिया गया। बैनुल सूबाई वज़रा तालीम इजलास कल मुनक्किद किया जाना था। और GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का इल्हाक शुदा कॉलेजेस के सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस और इम्तिहानात मुतालिक अहम फैसला। मौजूदा सेमेस्टर के तुलबा की ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत। इस मुतालिक आगाह करेंगे जहांगीर अशरफ। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से तमाम इल्हाक शुदा कॉलेजेस के लिए मौजूदा सेमेस्टर के इम्तिहानात और क्लास शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। इस हवाले से एक कमेटी भी कायम की गई है डीन डॉक्टर नासिर अमीन की कन्वीनरशिप में, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो मौजूदा सेमेस्टर में इल्हाक शुदा कॉलेजेस के लिए तयन करेंगे कि किस तरह से ये सेमेस्टर कंप्लीट किया जाएगा। अभी तक के शेड्यूल के मुताबिक तमाम जो कॉलेजेस हैं उनको कहा गया है कि वो अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका सिलसिला जारी रखें, और अगर हुकूमत लॉकडाउन में नरमी करती है या तालीमी इदारों को, यूनिवर्सिटीज़ को खुलने की इजाज़त देती है तो 15 जुलाई से मुमकिन तौर पर क्लासेस भी लगाई जा सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर भी ऑनलाइन क्लासेस के तहत ही इस सेमेस्टर को निपटाया जाएगा। और इस हवाले से कहा गया है कि मिड टर्म इम्तिहानात की बजाय तलबा से 2 असाइनमेंट्स ली जाएंगी। इसी तरह से उस तमाम असाइनमेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो असातिज़ा अपने पास रखेंगे, जबकि इल्हाक शुदा कॉलेजेस के तमाम जो तलबा और तालिबात हैं उनके लिए मौजूदा जो सेमेस्टर जारी है उसके इम्तिहानात के लिए 1 सितंबर की डेट दी गई है। अगर कोरोना वायरस लॉकडाउन ख़त्म होता है और तालीमी इदारे बहाल होते हैं तो तहरीरी इम्तिहान जो है वो GC यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया जाएगा, और 1 सितंबर से इम्तिहानात का सिलसिला इल्हाक शुदा कॉलेजेस के लिए शुरू होगा। लेकिन अगर कोरोना की सिचुएशन कायम रहती है तो उस हवाले से मजीद कमेटी जो कायम की गई है वो अपना फैसला दोबारा सुनाएगी। कमेटी में डॉक्टर सलमा सुल्ताना को शामिल किया गया है। इल्हाक शुदा कॉलेजेस के 2 प्रिंसिपल शामिल हैं, जिसमें डॉक्टर सिफतुल्लाह ताहिर शामिल हैं और डॉक्टर फरीहा अंजुम शामिल हैं, जबकि कंट्रोलर ऑफिस से डॉक्टर जहांगीर अशरफ, आपका शुक्रिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोरोना वायरस और वसूलियों में कमी के बायस माली साल 2019-20 के मुलाजमीन को मिलने वाले तमाम कैश एजाज़िये, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और फंड्स को रोक दिया गया। इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट करेंगे उमैर असमत। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2019-20 के लिए मुलाजमीन के नकद बोनस, एजाज़िये, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और दीगर एलाइड एक्सपेंडिचर्स पर पाबंदी लगा दी है, और हिदायत जारी की गई हैं कि ये जो रकूम है FPR दफातर के अकाउंट्स में मौजूद है उनको फौरी तौर पर FPR के मरकजी अकाउंट में मुंतकिल किया जाए। FPR हुकाम की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि रमा माली साल 2019-20 की जो आखिरी तिमाही गुजरी है कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन रहा है। आज तक बाज़ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे पूरी सूरत हाल में मुआशी सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, और इसी के बायस ही जो टैक्स वसूलियों का अमल है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है, और टैक्स अहदाफ जो हैं उनमें भी कमी आई है। तो ऐसी सूरत हाल में निजी और सरकारी दोनों इदारे जो हैं हर किस्म के वो मुतासर हुए हैं। तो FPR इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि मुलाजमीन को इस हवाले से जो फंड्स दिए जाएँ। तो इस हवाले से हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे तमाम मुलाजमीन जिनकी जानिब से अगर ये फंड्स मंजूर कर लिए गए थे और बेहतरीन कारकर्दगी के नाम पर जो बोनस मुलाजमीन की जानिब से वसूल कर लिए गए थे,
تو مقامی دفاتر کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ فوری طور پر ان ملازمین سے ریکوری کو یقینی بنائیں اور اس حوالے سے بورڈ کو رپورٹ کی جائے اور تمام جو ریکوری کی ملازمین کو رقوم واپس کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ عمیر عصمت، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 41 اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز